3.10 वर्जन से एक और नए टाइप की कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसे बोलते हैं हम मैच केस कंडीशन। अभी तक क्या था, हमारे पास इफ एल्स एल्स यही कंडीशंस होती थी। 3.10 वर्जन जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसमें एक नई कंडीशन ऐड करी गई, मैच केस कंडीशन। और ये लगभग उसी की तरह है जो सी और जावा में स्विच केस कंडीशन होती है ना। तो उसी का नाम बदलकर पाइथन में मैच केस कर दिया गया है। कैसे काम किया जाता है इसको समझते हैं। तो मैच केस कंडीशन में मान लीजिए हम लोग अगर एक सिंपल एनालॉजी के साथ समझना चाहें, तो आप किसी कस्टमर केयर को जब कॉल करते हैं तो वहां पे इनिशियली कुछ मेन्यूज आते हैं, आईवीआर मेन्यूज इन्हें कहते हैं, कि इसके लिए 1 प्रेस करें, इसके लिए 2 प्रेस करें, इसके लिए 3 प्रेस करें, इसके लिए 4 प्रेस करें, डॉट डॉट डॉट। अब आपने जो प्रेस करा अकॉर्डिंगली आगे का प्रोसेसिंग होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में ये भी तो कंडीशन ही है। कंडीशन 1 पर ये होगा, कंडीशन 2 पर ये होगा, कंडीशन 3 पर ये होगा। तो जब आपकी कंडीशन में कंपैरिजन नहीं है, जैसे अभी कल मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें कंडीशन में कंपैरिजन में कर रहा था कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इतने हैं और लेस देन इतने हैं। तो उससे पहले जो प्रोग्राम बनाया था जिसमें इवन ऑड करा था वो भी ऐसी कंडीशन कंपैरिजन था। तो अगर आपकी कंडीशन कंपैरिजन के बेस पर आ रही है तो आपके लिए इफ एल्स अच्छी चॉइस होगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन इफ एल्स ना होकर सीधे सीधे आपके इस तरह के ऑप्शंस हैं कि 1 पर ये करना है, 2 पर ये करना है, 3 पर ये करना है, 4 पर ये करना है, 5 पर ये करना है, तो उस केस के लिए मैच केस का हमें कंडीशन दिया है। ठीक है, कैसे यूज होगा उसे समझ। तो ये हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया जिस वेरिएबल में वो ऑप्शन आके स्टोर होगा, 1 2 3 4 या जो भी ऑप्शन है हमारे। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन न्यूमेरिक ही होंगे 1 2 3 4। मैं तो एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ऑप्शन स्ट्रिंग में हो सकते हैं A B C D, ए पर ये करें, बी पर ये होगा, सी पर ये होगा, ऐसे करके भी हो सकता है। ऑप्शन फ्लोट भी हो सकते हैं, 1.1 पर ये होगा, 2.4 पर ये होगा, 9.8 पर ये होगा। थिंग इज कि एक वेरिएबल है जिसमें वो ऑप्शंस आएंगे जिनके लिए मुझे आगे प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, तो अब मान लीजिए अभी के लिए मैंने इसमें 2 डाल दी। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या करूंगा, मैं मैच केस कंडीशन के थ्रू 2 पर क्या करना चाहता हूँ, 1 पर क्या करना चाहता हूँ, वो पहले मैं डिफाइन करूंगा। अभी मुझे मालूम है कि ये 2 है, हो सकता है मैं यूजर से इनपुट ले लूँ। अब मुझे प्रोग्राम बनाते समय पता ही नहीं है कि इस वेरिएबल में क्या आएगा हमारा। तो अब आपके ब्रेन में बस ये जरूर होना चाहिए कि क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या जो जो चीजें इस वेरिएबल में आ सकती हैं वो आपकी ब्रेन को पता होना चाहिए। उसके बाद मैच ब्लॉक बनाएंगे। मैच ब्लॉक के अंदर अपना वो वेरिएबल पास करेंगे जिसमें आपके ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, मैच ब्लॉक जब भी कोई ब्लॉक बनेगा पाइथन में तो वो इंडेंटेड ब्लॉक ही होगा। तो मैच ब्लॉक भी इंडेंटेड ब्लॉक बनेगा। अब मैच ब्लॉक के अंदर आप क्या करेंगे, हर ऑप्शन जो एक्स वेरिएबल में आ सकता है उसके लिए केस बनाएंगे। तो उसके लिए केस कीवर्ड होगा, केस 1। अब क्या करना चाहते हो, अगर एक्स की वैल्यू 1 आएगी तो ये वाला मैच इस केस को एग्जीक्यूट करेगा। तो आप बताइए केस 1 पर आप क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मैंने सिंपली अभी एप्पल प्रिंट कर, कुछ और लिखना है वो आप कर दो। अब मान लीजिए अगर एक्स वेरिएबल में 2 आया तो फिर हम केस 2 भी डिफाइन करेंगे। 2 आने पर ये होना चाहिए मैंगो। केस 3 आने पर हम ये डिफाइन करें। और अगर सर मान लीजिए आप ये सोच के चल रहे थे कि इस वेरिएबल में या तो 1 आएगा
या 2 आएगा या 3 आएगा। तो आपने तीनों केसेस डिफाइन कर दिए। अब मान लीजिए इसमें इसके अलावा कुछ और आ गया, तो 4, 5, 6, 10, 100 कुछ भी आ गया, तो आप एक केस बनाते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर केस इज लाइक एल। जब कोई भी केस मैच नहीं होगा तो फिर अंडरस्कोर वाला केस हमारा मैच होता है। इस पर आप जो अपना प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो अपना कर सकते हैं, इनवैलिड। उसके बाद मैच ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मल कोड आगे बढ़ेगा, अनकंडीशनल स्टेटमेंट आप जितने आगे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिंपली एक प्रिंट कर दिया। अब देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ये मैच किस वाले केस को मैच करेगा? 1 वाले, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है। प्रिंट होगा एप्पल, बाकी केस नहीं चलेगा। और उसके बाद बाय। अब अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो मैंगो वाला केस मैच हो गया। अगर 3 कर दूंगा तो ऑरेंज वाला केस मैच होगा। अगर मैं 5 कर दूं तो कौन सा केस मैच होगा? अंडरस्कोर। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अंडरस्कोर वाला केस लगाना ही पड़ेगा। अगर आप अंडरस्कोर वाला केस मान लीजिए यहाँ पे नहीं लगाते तो मैच ब्लॉक से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, तो आपको पता नहीं चल पाता कि क्या हुआ मैच ब्लॉक। तो इसलिए मैंने सेफ साइड अंडरस्कोर वाला केस लगा दिया। ठीक है। तो अब आप एक्स की वैल्यू पहले से ना मानकर यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो केस चलता है वो इंटीजर पे ही चलता है। ये इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब पे चलेगा। आप मिक्स करके भी यूज कर सकते। तब बताओ एक्स की वैल्यू 5 किस केस से मैच हो रही है? किसी से नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2.5, एक्स की वैल्यू इस वाले केस से मैच हो। तो ऐसी जरूरत हमें कभी पड़ेगी नहीं। बट सिंटैक्टिकली जरूरी नहीं होता कि सारे केस एक जैसे टाइप के होने चाहिए। केस हमारे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग ऐसा हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 2.4 कर दूं तो कोई भी केस मैच नहीं हुआ हमारा। कभी कभी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि मैं मल्टीपल केसेस पर सेम कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि केस 1 पर भी एप्पल आए और केस 2 पर भी एप्पल आए। तो मैंने केस 1 और केस 2 का सेम लॉजिक लिख दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये 2 पर एप्पल आएगा, और 1 लिखूंगा तो 1 पर भी एप्पल आएगा। तो यहाँ पर जब कभी आपको ऐसी नीड आए कि अलग अलग केसेस हैं लेकिन उनका लॉजिक सेम है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही केस में मल्टीपल ऑप्शन लगा सकते हैं यूजिंग पाइप सिंबल। तो एक सिंबल होता है पाइप। अभी कहाँ से आता है? तो पाइप सिंबल मेरे कीबोर्ड में जो बैकस्लैश की है, ये वाली बैकस्लैश एन के लिए हम यूज करते हैं, इस वाली की को अगर आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो ये बनकर आता है पाइप। इसे बोलते हैं पाइप सिंबल, जिसको हम सी वगैरह में और कहते हैं। ठीक है। 1 और 2, इसको ऐसे करके हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों केसेस पर सेम लॉजिक हमारा चलेगा। 1 पर भी एप्पल आ रहा है, और अगर मैं 2 कर दूंगा तो 2 पर भी
ये प्रोग्राम किसी के लैपटॉप पर एरर दे सकता है अगर उसका 3.10 से पुराना वर्जन हुआ, क्योंकि ये जो फीचर है मैश केस वाला, ये 3.10 में आया था। अगर आपका 3.9 3.8 है, यहाँ से पता चल गया। टाइटल बार पे लिखा हुआ है, जो टाइटल बार है यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि आप कौन सा आइडल यूज कर रहे हैं। तो अगर आपका 3.9 हुआ तो ये एरर आ जाएगी, कोड नहीं चलेगा। अब एक यूज केस ये बनता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए 2 और 3, अब 2 किस केस के साथ मैच होगा फिर, क्योंकि इस वाले केस में भी 2 आ रहा है लेकिन लॉजिक अलग है, इस वाले केस में भी 2 आ रहा है, लॉजिक अलग है। तो ऐसी सिचुएशन आने पर जो सीक्वेंस में पहले मैच होगा उसको रन कराया जाए। तो सीक्वेंस में पहले कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला केस आ रहा है, तो ये वाला रन होगा, दोनों नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एट ए टाइम 2 केस रन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एप्पल। चलिए, तो ये हमारा मैच केस वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब मैच केस को लेकर मैं एक कोई छोटा सा एप्लीकेशन बना देता हूँ मीनिंगफुल। अभी तो मैंने बस प्रिंट प्रिंट कराया है। मैं चाहूंगा कि आप यूजर से 2 नंबर एंटर करवाएं, मान लीजिए इंटीजर टाइप। ठीक है, ये तो हमें आता ही है, कल सीखा है। तो मैंने क्या करा, यूजर से 2 नंबर इंटीजर टाइप के इनपुट करा लिए। मान लीजिए एक एक्स आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब मैं अपनी तरफ से इनका एडिशन नहीं करूंगा, मैं यूजर से पूछूंगा कि यूजर क्या करना चाहते हो। प्रेस ए इफ एडिशन परफॉर्म करना, प्रेस बी अगर आपने मल्टीप्लीकेशन करना, प्रेस सी अगर आपको डिवीजन करना। ठीक है, तो मैं यूजर को ये ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो अब पहले मैं यूजर को ऑप्शन दिखाऊंगा। तो यूजर को ऑप्शन कैसे दिखाई जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर इनपुट लगाया और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में मैं लिख दिया ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब यही ऑप्शन देखने शुरू हो जाएंगे हमारे। और एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं सेलेक्ट एन ऑप्शन। अब जरा फील देखो इसका क्या है, ऐसे है। अब जो इनपुट फंक्शन है तीसरे वाले का, वो अभी आधा चला है, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमें कुछ ला कर देगा। अब इनपुट फंक्शन हमें इस वाला क्या ला कर देगा, जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, जो मैं लिखूंगा एंटर की हिट करूंगा, वो मुझे ला कर देगा। और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में उसे रिसीव कर लेता हूँ। मान लीजिए उसका नाम मैंने कर दिया ऑप्शन। तो ऑप्शन वेरिएबल में क्या आएगा, जो यूजर अभी यहाँ पे टाइप करेगा। अब यूजर इसको देखकर क्या टाइप करेगा, या तो ऐड लिखेगा या मल्टीप्लाई लिखेगा, या ऐसे लिखेगा ऐड। बेटर नहीं होगा इतना लंबा ना लिखवा के आप उससे बस ए लिखवा दो, है ना। तो हम यूजर से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐड चाहते हो तो ए प्रेस कर देना, मल्टीप्लाई के लिए एम प्रेस कर देना, डिवाइड के लिए डी प्रेस कर देना। कैसे, तो आप बताओ ना इसे। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ए प्रेस करो,
अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो m कर दो, और डिवाइड करना चाहते हो तो d कर। अब देखो देखने वाले को कुछ ऐसा फील आएगा, ऐड के लिए a, मल्टीप्लाई के लिए m, डिवाइड के लिए d। अब यूजर अगर a लिखेगा, अब मैं चाहता हूं ये कर्सर न्यू लाइन पर आ जाए, तो यहां पर मैंने ऐसे कर्सर अब कहाँ जाएगा, न्यू लाइन पर आ जाए। अब आप ए लिखकर एंटर करेंगे तो ये जो ऑप्शन वेरिएबल है इसमें ए स्टोर हो जाएगा। ये अब देखो इस वेरिएबल में क्या क्या आ सकता है, या तो ए आएगा, या एम आएगा, या डी आएगा। अब क्या करो, इसका मैच बना लो, मैच के अंदर वो ऑप्शन वेरिएबल डाल दिया। अब कितने केस बन सकते हैं, 3 केस बनेंगे। केस ए, केस ए पर क्या करना है, एक्स और वाई का आपने क्या बता रखा है, यूजर को एडिशन करने का बता रखा है। तो आपने जो बताया हुआ है उसके हिसाब से आप अपना लॉजिक लगाएं। अब आप माइनस करोगे तो गलत नहीं लगेगा यूजर को कि बता रहे हैं ए का मतलब ऐड और कर दिया आपने सब्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं करना चाहिए आप। अब दूसरा केस कौन सा है हमारा, केस एम। एम मतलब मल्टीप्लाई। तीसरा केस हो गया टी, टी मतलब डिवाइड। और यूजर ने इसके अलावा कुछ और लिख दिया तो केस अंडरस्कोर लगा दो। मल्टीप्लाई करना है एम। तो इस तरह से मैच केस के हम इस तरह के एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। तो कंडीशन पाइथन में अब 2 तरह की हो गई। कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कंडीशंस 2 तरह की हो गई। पहला इफ बेस्ड, और दूसरा है हमारा मैच कंडीशन। इफ कंडीशन में इफ के साथ एलिफ आ सकता है, इफ के साथ एल्स आ सकता है, वो मैंने कल पढ़ा दिया था। मैच के साथ केस आएगा, ये हमने सीख लिया। तो इफ कंडीशन का यूज कब करना चाहिए, वैसे तो दोनों ही किसी भी पर्पज के लिए यूज किए जा सकते हैं, बट अगर हम देखें कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, तो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि इसका यूज तब करना चाहिए जब हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन बेस, तो इस पे जानना चाहिए। मैथ पे कब जानना चाहिए, ऑप्शन बेस। अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं तो मुझे मैच केस के साथ जाना चाहिए। अरे ये तो दिखाने का तरीका भाई, कोई सिंटैक्स नहीं है, देखने में अच्छा लगे इसलिए ऐसा कर दिया है। आप ऐसे करके लिख दो, ये तो स्प्रिंग लिख रहा हूं ना मैं, इसको आपका मन ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो। ये कोई सिंटैक्स नहीं है, ये तो दिखाने का एक फॉर्मेट है। कैसे आप दिखाना चाहते हो आप वैसे दिखा सकते हो। ऐसे आएगा अभी। जब आपने यहाँ पर मान लीजिए ए लिख दिया, एडिशन। चलिए, कंडीशंस के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर मैं आपको घर से करने के लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो क्लास के बाद मैं शेयर करूंगा।
10 क्वेश्चन होंगे। आपको अपने आप देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इफ एल्स से किया जाना चाहिए और कौन सा मैच केस से किया जाना चाहिए। हर तरह की सिचुएशन के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताए हुए हैं। पहला प्रोग्राम है, एन इंटीजर इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर इट इज ऑड और इवन नंबर। ये प्रोग्राम ये कह रहा है कि कीबोर्ड से एक नंबर आपको इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। अगर किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना मेंशन हो कि इंटीजर लेना है कि फ्लोट लेना है, आप अपना साइंस देखिए कोडिंग का कि उस प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप इंटीजर फ्लोट मान सकते हैं। और अगर साइंस नहीं आ रहा है तो जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है ये चेक करने के लिए जो यूजर ने नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन फेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला फेस है कि जो लिखा हुआ है वो समझ में आना चाहिए। अब जो लिखा हुआ है मेरी वो समझ में ही नहीं आया तो अगला फेस आएगा ही नहीं हमारा। अगर जो लिखा हुआ मेरी समझ में आ गया तो इसका मतलब यह है कि भाई हमें कीबोर्ड से एक इंटीजर इनपुट कराना है और फिर एक प्रोग्राम बनाना है जो ये बताएगा कि वो जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अब पहला पड़ाव पूरा हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा पड़ाव, जो प्रॉब्लम बताई गई है उसका कागज में सॉल्यूशन क्या होता है, ऑन पेपर उसका सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, मैं बस कागज पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो अब मुझे क्या पता होना चाहिए इवन ऑड नंबर किसे कहते हैं। अब अगर मुझे यही नहीं पता इवन नंबर किसे कहते हैं ऑड नंबर किसे कहते हैं तो अगला सारे पड़ाव खत्म हो गए, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब मुझे ये पता चल गया कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हमारा इवन नंबर होता है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए 2 से भाग करने पर किसी नंबर का तो वो ऑड नंबर होता है। दूसरा पड़ाव पार हो गया। अब तीसरा पड़ाव, इस बात का प्रोग्राम का कन्वर्जन क्या हो। अगर नंबर को भाग करें 2 से रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर अगर का मतलब इफ। तो अब मेरे ब्रेन को सोचना पड़ेगा कि जो कागज में अगर मगर होता है उसका प्रोग्राम में इफ एल्स होता है। और यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस बात का, नंबर को 2 से भाग करेंगे, रिमाइंडर को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, क्या वो रिमाइंडर किसके बराबर है, इक्वल टू 0 के बराबर है। कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के साथ जब भी कंडीशन लगाते हैं तो हम किसको याद करते हैं, एक को याद करते हैं। तो अगला क्या हुआ कि हाँ भाई हमें अब कोडिंग में भी पता है कि इस प्रॉब्लम को किस सिंटैक्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब जाके ये क्वेश्चन पूरा हो। तो किसी भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 फेज होते हैं। पहला फेज क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या कर रहा है, समझ में आ गया। दूसरा फेज उस क्वेश्चन का कागज में सॉल्यूशन क्या होता है, ऑन पेपर उसका क्या सॉल्यूशन, वो मिल गया। और ऑन पेपर सॉल्यूशन गणित से मिलता है। पहला वाला जो फेस है कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वो क्यों नहीं आएगा, वो आएगा आपका क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो पहला वाला पड़ाव में आप फंसोगे, कब फंसोगे, सामने वाला जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख कर दे रहा है वो लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आती है, तो पहला पड़ाव आपका पार ही नहीं होगा। अब पहला पड़ाव पार हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा पड़ाव में आप अटक जाओगे। कब अटक जाओगे, अगर आपको गणित में प्रॉब्लम है। क्योंकि इवन ऑड पाइथन में नहीं पढ़ाया जाता, जावा में नहीं पढ़ाया जाता, सी में नहीं पढ़ाया जाता, ये तो गणित में पढ़ाया जाता है। जब आप 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में रहे होगे तब आपको पढ़ाया गया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कल का एरिया निकालने का प्रोग्राम बनाओ, तो किसी लैंग्वेज के अंदर थोड़ी पढ़ाया जाएगा सर्कल का एरिया क्या होता है, कहाँ पढ़ाओगे, गणित में। प्राइम नंबर का प्रोग्राम निकालना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ी निकलेगा, ये तो गणित का कॉन्सेप्ट है, गणित आनी चाहिए। तो दूसरा पड़ाव में हम अटकेंगे अगर हम लॉजिक नहीं जानते, लॉजिक इक्वल टू गणित, लॉजिक का मतलब गणित होता है। ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, अब पहली वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तीसरा वाला तो हम पढ़ रहे हैं, तो तीसरे तक आने से पहले तो 2 पड़ाव पहले ही हैं, हम वहीं से बाहर हो जाएंगे। अगर 2 निकल गए तो तीसरे का हम बहुत उम्मीद है कि हम बनाए लिखे कोड। जब आपको पढ़ाया जाता है क्लास में
जब आपको पढ़ाता हूँ क्लास में, तो सीधे मैं आपको कहाँ ले आता हूँ, तीसरे वाले फेस में। जब आप कहीं नौकरी करने जाओगे तो तीसरा फेस थोड़ी मिलेगा आपको। आपका जो क्लाइंट है वो कागज में लिखकर अपनी प्रॉब्लम दे देगा आपको। अब आपकी हेडेक है कि वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। बहुत कम चांस होगा कि क्लाइंट फोन पर आपको बताएगा कॉल करके कि हाँ जी ये समस्या है। क्यों? क्योंकि एक्सेंट प्रॉब्लम, पता नहीं क्लाइंट किस कंट्री का है, वो अंग्रेजी बोल रहा है, एक्सेंट पता नहीं क्या है, मेरी समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा एक्सेंट तो उसको समझ में आ जाएगा, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो उसका मेरी समझ में आना चाहिए पहले तो कंपनी क्या कहती है, भाई लिख लो, मेल मंगा लो, मेल मेल करवा लो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कागज पे लिखवा लो, प्रूफ तो होगा कि वो क्या कह रहा है। तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन ही सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन माना जाता है। तो पहला प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगा, सॉल्यूशन सीखते जाओ हर चीज के। तो अब आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, हमें बस ओपन माइंडेड होना चाहिए। मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर गूगल पे जाइए और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आता है, यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसे मैं लिखा यहाँ पर, आई विल गो टू मार्केट, तो ऐसे ही क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कर दो। मेरे में MS वर्ड एक्सपायर हो गया है तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, ना एडिट हो रहा है। आपके में नहीं हुआ होगा तो आप कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर हिंदी में लिखकर आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब दूसरा पड़ाव का सॉल्यूशन, सर मुझे ये नहीं पता इवन नॉट कैसे कहते हैं। गूगल से दोस्ती करना शुरू कर दो। व्हाट इज इवन नंबर? अब अपनी भाषा में समझना है, अपनी भाषा में समझ लो, किसी और की में समझना है, किसी और की में समझना। ये आ गया। डिवाइड बाई टू क्या कहलाता है? हमारा इवन नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में 0 2 4 6 8, मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग छोड़ देते हैं कि सर समस्या है, सॉल्यूशन नहीं देखते, समस्या देखते ही छोड़ देते हैं। तो जिंदगी में समस्या समस्या ही आएंगी, तभी इंसान का जन्म मिला है आपको, वरना जानवर का जन्म मिलता। जानवर भी खाता है, पीता है, सोता है, एक इंसान ये काम करता है और साथ में चैलेंजेस के साथ जीता है ना। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरे वाले का तो मैं बता रहा हूँ, इफ एल्स लगाने से सॉल्व हो जाएगा। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस of an item is input through keyboard, write a program to determine how much profit he made or how much loss he got। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनपुट कराना है और फिर बताना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बेस पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ। इस स्टेटमेंट में किसी ने नहीं बताया कि आपको कितने वेरिएबल बनाने हैं प्रोग्राम। हमें यही नहीं पता सब वेरिएबल बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। आपको सोचना है कि सब बैरल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कितने बनेंगे। इसमें हमारा इफ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लिखा नहीं है इसमें इफ लगाना है। आप सोचो कि इसमें इफ लगेगा कि नहीं लगेगा। पहला पढ़ाओ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, दूसरा पढ़ाओ ऑन पेपर उसका सोल्यूशन हमें पता होना चाहिए, तब तीसरे वाले पर हम कोड बनाते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करने को दिए हैं। घर बैठ के इनको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सबमिट करना जैसे आपने पहले वाले करे थे। ये मैं क्लास के बाद आपको शेयर करूंगा। हैबिट डालिए, जहां नौकरी करने जाओगे वहां पर यही होगा। कोई नहीं बोलेगा आपसे कितने वेरिएबल बनाने हैं और कितने लूप लगाने हैं, कितनी कंडीशन लगानी है। आपको सब कहानी सुनाएंगे, आपको अपने आप समझना है उस कहानी में कितने वेरिएबल हैं, कितनी कंडीशन है, कितने यूजर इनपुट हैं, क्या करना है, क्या लॉजिक है, आपको अपने आप सोचना है। कोई आपको लॉजिक भी नहीं बताएगा, सब कहानी सुना के चले जाएंगे अपनी अपनी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कंडीशन वाला जो टॉपिक है ये हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम अभी मैं नहीं ले रहा, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक अगर नहीं होता तो
हमें क्या प्रॉब्लम्स आती उनको हम एक बार पहले फेस करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको एक नंबर दिया गया, मान लीजिए 5। ठीक है, 5 मानने से मेरा अपना एक फायदा होगा कि चीजें थोड़ी आसान रहेंगी। आप कुछ भी मान लीजिए, एक और वेरिएबल माना जिसका नाम मैंने आई कर दिया। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है कि इसका नाम आपने आई क्यों लिया। आप एक्स ले लो, जे ले लो, जो मन आए वो ले लो, तो आई भी ले सकते हो। तो जिसकी वैल्यू मैंने वन मानी। अब इसकी वैल्यू मैंने बनी क्यों मानी है, नंबर वेरिएबल की वैल्यू मैंने फाइव ही क्यों मानी है, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये आप डिसाइड करते हैं, रैंडमली चूजन नहीं है कि भाई मेरा मन हुआ तो मैंने ऐसे मान लिया, मेरा मन हुआ तो ऐसे मान लिया। सब कुछ डिपेंड करेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बताई है, अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। नम मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। अब क्या करो, अब जो आई वेरिएबल है उसमें +1 कर दो। अब क्या करोगे, हमने कहा फिर से नंबर को चेंज नहीं करना है, फिर से उस नंबर की मल्टीप्लाई अब जो नई वैल्यू बनी है उससे कर दो। बता, यहाँ पर रिजल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, 5। यहाँ पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10। आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई है, 5 × 2। अब इस काम को 10 बार कर दो। अब इसको रन कराओगे तो कुछ मीनिंगफुल नजर आएगा, 5 का पहाड़ा आ गया। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 नहीं 50। अब आपको समझ में आना शुरू होगा कि मैंने इस वेरिएबल को 1 से ही क्यों माना, क्योंकि मुझे गुणा 1 से करनी है। फिर एक एक ही क्यों बढ़ाया, दो दो क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि जो पहाड़ा है वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस लॉजिक पे अगर लिखा जाए तो हमारा सही से जनरेट होगा। और ये वो नंबर है जिसका पढ़ा निकालना है। तो 5 का पढ़ा निकाल लिया, सर 18 का तो आते ही नहीं है मैं, तो 18 का भी ये लॉजिक बना देगा। गुणा तो 1 2 3 4 से ही होनी है, 18 का टेबल बन गया। बिना मतलब स्कूल में याद करवाते थे, रटवाते थे हमारे लिए। चलो जो भी है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारा इंटरेस्ट पहाड़े निकालने में बिल्कुल नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एक चीज ऑब्जर्व करने में है। इस प्रोग्राम में अगर आप इन दो स्टेटमेंट्स के सेट को देखो तो ये लगातार बार बार यूज हो रहे हैं। यही दोनों फिर से आ गए, यही दोनों फिर से आ गए, यही दोनों फिर से आ गए, यही दोनों फिर से आ गए। तो हमें एक नया टॉपिक सिखाया जा रहा है। वो नया टॉपिक ये कहता है कि अगर आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मेरे पास अभी ये दो हैं, कभी तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको बार बार लिखना पड़ता है, तो आप उन्हें बार बार ना लिखें, एक ही बार लिखें। और ये बता दें कि कितनी बार। हमारा पाइथन का वो कॉन्सेप्ट एक बार लिखने पर ही वो उतनी बार उनको रन कर देगा। अगर हम वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो ये प्रोग्राम जो 21 लाइन का बना है, मुझे लगता है 5 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन का जाएगा। हम अपने प्रोग्राम की 16-17 लाइन बचा लेंगे अगर वो टॉपिक हम सीख लेते हैं। सर क्या है वो टॉपिक, सिखाओ। उस टॉपिक का नाम होता है लूपिंग। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है लूपिंग। लूप शब्द तो आपने सुना ही होगा, मतलब डिक्शनरी का शब्द है कि इसको लूप में डाल दो। मतलब बार बार घूमता रहे उसी के अंदर, बाहर ही ना निकल पाए। बार बार लूप में डाल दो इस चीज को, बार बार करते रहो इस चीज। तो लूप शब्द कोई टेक्निकल शब्द अब नहीं रह गया है, डिक्शनरी का शब्द है। हम डे टू डे कम्युनिकेशन में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लूप का मतलब होता है बार बार। ठीक है, तो पाइथन में अगर मैं किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रन करना चाहता हूं तो मैं लूप का यूज कर सकता हूं। और पाइथन के अंदर दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है for। पहले मैं आपको व्हाइल लूप पढ़ाऊंगा, उसके बाद फॉर लूप पढ़ाऊंगा। लूप का पर्पस होता है
executing set of statements again and again. तो अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस सी, जावा पर है, .NET पर है, C++ पर है, तो वहां पर तीन तरह के लूप होते हैं। तीसरा भी होता है डू व्हाइल लूप। आप अपना जितना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है एक बार रिकॉल करो। अगर आपने 100 प्रोग्राम अपनी लाइफ में लूप का बना यूज करके बनाए हैं, तो कितने प्रोग्राम में आपने डू व्हाइल लगाया था? अपनी लाइफ याद करो, जिसने भी डू व्हाइल कभी पढ़ा है लाइफ में अपनी, कितने प्रोग्राम में आपने अपनी लाइफ में प्रोग्रामिंग करते समय डू व्हाइल का इस्तेमाल करा होगा? एक बार भी नहीं। जब पढ़ाया गया होगा तब पढ़ा होगा, वो आखिरी दिन होगा, उसके बाद से आज ही देख रहे होगे। तो पाइथन के क्रिएटर ने कहा कि हम फोर्स नहीं करना चाहते, जबरदस्ती कोई टॉपिक नहीं बना रहे। जब आप सी में, जावा में होते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हो, कोई कहता है तब करते हो, अपने आप से करते ही नहीं हो, तो हम पाइथन में इसको रख ही नहीं रहे। अननेसेसरी बोझ बनेगा ये। इसलिए पाइथन के अंदर डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है। पाइथन के अंदर सिर्फ दो ही तरह के लूप हैं, व्हाइल लूप और, ठीक है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को पढ़ेंगे। कब मुझे किसी काम को बार बार करने के लिए व्हाइल लूप लगाना चाहिए, कब मुझे किसी काम को बार बार करने के लिए फॉर लूप लगाना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कहता है, व्हाइल कीवर्ड आएगा, लोअर केस में लिखना है। जब भी कोई कीवर्ड मैं बोलूंगा तो वो लोअर केस में होगा, तीन कीवर्ड को छोड़कर। ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा, नन का एन। अदरवाइज जैसे ही मैंने बोला कोई कीवर्ड है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो लोअर केस में लिखे। और इन तीन कीवर्ड से कोई खास अभी हम प्रैक्टिस या लॉजिक नहीं लगाते। लॉजिक लगाने वाले जितने कीवर्ड हैं सब लोअर केस। वाइल, वाइल के आगे पैरेंथेसिस में कंडीशन लगाएंगे, जैसे इफ के साथ लगाते थे कंडीशन, ऐसे यहाँ पर भी लगाएंगे। पाइथन में जब आप इफ के साथ कंडीशन लगाते हो या वाइल के साथ कंडीशन लगाते हो, तो ये जो पैरेंथेसिस है, इसकी जगह पर आप स्पेस भी दे सकते हो, वो भी सही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप दोनों प्रैक्टिस कर सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों में कोई डिफरेंस है। मेरी प्रैक्टिस पड़ी हुई है इस पर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है सी का, जावा का, तो मेरी प्रैक्टिस ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो वाइल कंडीशन, और यहाँ पर उन स्टेटमेंट्स का ब्लॉक बनाएंगे जिनको बार बार रन करना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वाइल के बाद जितना प्रोग्राम लिखा है सारे स्टेटमेंट को बार बार चलाना है। वाइल के आगे मुझे सिर्फ तीन स्टेटमेंट्स हैं जिनको बार बार चलाना है, उनके आगे के स्टेटमेंट को तो एक एक बार चलने जैसे चलते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंडेंटेड ब्लॉक बना। तो पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी मुझे ब्लॉक बनाना होता है, मैं हमेशा इंडेंटेड ब्लॉक ही बनाऊंगा, और उसके लिए कॉलन, और यहाँ पर अपने स्टेटमेंट जितने भी लिखने हैं आप लिख। अब तो जिन स्टेटमेंट को मैं वाइल के ब्लॉक में लिखूंगा वो बार बार चलेंगे, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया अभी तक कितनी बार चलेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार? तो उसके लिए ये कंडीशन रेस्पॉन्सिबल हो। वाइल के अंदर लिखे स्टेटमेंट तब चलते हैं जब वाइल की कंडीशन ट्रू होती है, दोबारा तब चलेंगे जब दोबारा भी कंडीशन ट्रू होगी। तो जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी, वाइल के स्टेटमेंट हमारे चलते रहेंगे। ठीक है, अभी प्रोग्राम चलाएंगे तो ये आपको और अच्छे समझ में आएगा।
आगे चलते हैं भाई। एक बार कंफर्म करना, आवाज आ रही है आप लोगों को जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? किसी को आवाज नहीं आ रही है मेरी? इसलिए मैंने कल भी कहा था और आज फिर रिकमेंड कर रहा हूँ। फोर्स नहीं है, सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ। जो क्लास में आ सकते हैं क्लास में आके क्लास पढ़ें। ठीक है, किसी की मजबूरी है नहीं आ सकता तो ही ऑनलाइन ज्वाइन करें। ठीक है, अंकित बताइए। सर यही की वॉइस आ रही है, आप कंफर्म करो। चलिए ठीक। फाइन। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर वाइल कंडीशन लिखी और यहाँ पर कोई एक कंडीशन डाली। अब कंडीशन आप क्या लिखोगे, जो आपका मन करे वो लिखो। पर लिख दी 5 इज लेस देन 10। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट एप्पल। मान लो एक ही स्टेटमेंट लिखा। तो अब सर ये बताओ, ये बार बार चलेगा स्टेटमेंट? हमने कहा बार बार चलेगा। कितनी बार चलेगा ये सीखते हैं। तो व्हाइल लूप इस स्टेटमेंट को पहली बार चलाने से पहले अपनी कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो ये हमारा रन होगा। तो व्हाइल लूप जब पहली बार इसको चलाने जाएगा तो कंडीशन पहले चेक करेगा, 5 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। 5 10 से छोटा होता है। कंडीशन ट्रू होने पर व्हाइल के अंदर जितने स्टेटमेंट है, मैंने एक ही लिखा है, आप 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में सारे चल जाएंगे। उसके बाद अब ये इफ नहीं है कि प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, ये व्हाइल है, प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। फिर से व्हाइल अपनी कंडीशन चेक करेगा, दूसरी बार चेक करना। अगर दोबारा में ट्रू आ गई फिर से अपने स्टेटमेंट चला दे। फिर तीसरी बार चलेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू आ गई, स्टेटमेंट चल गए। फिर चौथी बार, सर कितनी बार? इनफाइनाइट। तो व्हाइल लूप कह रहा है मैं तो इनफाइनाइट चलूंगा। अगर किसी पॉइंट पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तभी लूप रुकेगा, अदरवाइज तो लूप रुकना ही नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या है? हमने कहा रुकेगा ही नहीं, क्योंकि व्हाइल जब भी अपनी कंडीशन चेक करने आएगा हमेशा 5 इज लेस देन 6 तो होगा ही होगा। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 कभी 6 से बड़ा हो जाए, बराबर हो जाए, छोटा ही रहेगा हमेशा। तो आपकी कंडीशन जो लिखी है वो कभी फॉल्स, कभी ट्रू बनेगी नहीं, हमेशा क्या रहेगी हमारी, यही रहेगी। अब ये मत कहना सर ये एक स्क्रीनशॉट बन गया है, चल रहा है प्रोग्राम। ये देखो। तो सर ये व्हाइल लूप अपने आप में सही है, लेकिन आपका जो लॉजिक है शायद इतना अच्छा नहीं है। अब सर इसे रोकोगे कैसे? तो आइडल पर कुछ भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको अगर आपको कैंसिल करना है, आप नहीं चाहते वो एग्जीक्यूशन आगे बढ़े, चाहे वो लूप का एग्जीक्यूशन हो या किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन हो, तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे, सी फॉर कैंसिल, कंट्रोल। तो कंट्रोल सी से आपका एग्जीक्यूशन में जो भी था वो कैंसिल हो जाता। तो कुछ ऐसा सोचिए कि ये कंडीशन कभी फॉल्स हो, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रू हो गया। तो कुछ ऐसा सोचिए कि कभी फॉल्स भी बन पाए। तो फॉल्स बनने के लिए या तो 5 अपने आप को कभी 6 कर ले, कभी 7 कर ले, कभी 8 कर ले, और कुछ ऐसा हो जाए कि 11 बन जाए, 12 बन जाए, तो फॉल्स हो जाएगा। या फिर 10 अपने आप को बदल ले, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 4 हो जाए। जैसे ये 4 होगा कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। तो इनमें से कोई एक अपने आप को बदले। अगर दोनों के दोनों ऐसे वैल्यू हैं तो फिर तो ये यूनिवर्सल ट्रू होगा। तो क्या करो, इनमें से किसी एक को क्या बना दो, वेरिएबल, क्योंकि जो बदलता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो मुझे क्या करना है, कोई एक वेरिएबल का सहारा लेना चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसका नाम एक्स रख लिया, जिसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने 5 कर। अब यहाँ पर मैंने कर दिया एक्स इज लेस देन 10, 5 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। क्या प्रिंट हो गया, एप्पल। लूप अगली बार कंडीशन चेक करने आया तो एक्स की वैल्यू क्या है, 5 ही है,
दिमाग में 6 हो सकती है, प्रोग्राम में कहीं मैंने ऐसा लिखा नहीं है कि एक्स बदल रहा है, एक्स अभी भी वही है, बदला नहीं है, अभी भी 5 है, तो 5 इज लेस देन 10, हमने कहा फिर से ट्रू। तो सर बात तो एक ही रही, अभी भी इन्फाइनाइट चलेगा। आपको क्या करना था, आपको इस वेरिएबल का चेंज भी करना है। मैंने क्या करा, इस एक्स में चेंज कर दी एक्स प्लस इक्वल टू 1। अब देखो 5 इज लेस देन 10 पहली बार में ट्रू, एप्पल आ गया, और एक्स की वैल्यू अब 5 से क्या हो गई, 6। अब वाइल लूप दूसरी बार जब कंडीशन चेक करेगा तो इस बार एक्स की वैल्यू बदल गई है, 5 से कितनी हो गई है वो, 6। 6 इज लेस देन 10, अभी भी सही है, कोई बात नहीं, एप्पल आ गया 2 बार। एक्स की वैल्यू अब कितनी हो गई, 7। कभी 8 भी होगी, कभी 9 भी होगी, कभी 10 भी होगी। अब हम सीधे उस पॉइंट पर आ गए जहां पर एक्स की वैल्यू 10 हो गई है। उसके बाद वाइल अपनी कंडीशन फिर चेक करने गया, 10 इज लेस देन 10 फॉल्स, 10 10 से छोटा नहीं होता, 10 10 के बराबर होता। ठीक है, अब कंडीशन फॉल्स होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये बार बार चलेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। जितनी बार चलेंगे, कंडीशन पहले चेक होगी, अगर वो ट्रू आ रही है तो अंदर के स्टेटमेंट चलेंगे, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो आप अपनी कंडीशन को बनाने में लॉजिक लगाएंगे। तो आपका जो दिमाग लगेगा वो यहाँ लगेगा कि मैं इसमें लिखूं क्या, ये हमारा लॉजिक वाला पार्ट है। ठीक है, अब जैसे मैंने लेस देन लिख दिया, 10 लिख दिया, समझाने के लिए, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि कंडीशन क्या होती है, लेस देन होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, वेरिएबल का नाम क्या लेना है, वैल्यू के लिए, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है। ये तो आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने कंडीशन को क्रिएट करना होता है। ठीक है, यही लॉजिक होता है। ठीक, अब जैसे मैं नंबर, अब मैं एप्पल को प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं नंबर की मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा बिल्ड करिए लॉजिक को, नंबर की मल्टीप्लाई एक्स से हो जाए। अब आप सोचिए कि एक्स की पहली वैल्यू क्या रखें कि देखने वाले को लगे कि 5 का पहाड़ा प्रिंट हो रहा है, नंबर 5 है, तो एक्स की पहली वैल्यू क्या रखें, 1। तो शुरू कहां से करेंगे, अब एक्स की वैल्यू 2 हो गई, 3 4। तो अब ये बताइए कि ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, एक्स की वैल्यू 9 तक। बट मैं तो चाहता हूं कि एक्स की वैल्यू जब 10 हो तब भी मल्टीप्लाई हो, तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, इक्वल टू, ये आ गया 5 का पहाड़ा। अब सर 5 का ही क्यों, फिर तो यूजर से पूछ लो ना कि बताओ किस नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहते हो। वो प्रोग्राम जो मैंने लूप के बिना लिखकर दिखाया था इस लॉजिक का, 21 लाइन का था, सेम प्रोग्राम 5 लाइन का है, छठी लाइन की जरूरत ही नहीं, 5 ही लाइन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 20 लाइन का प्रोग्राम 5 लाइन में कन्वर्ट होता है, कभी कभी ऐसा होगा 1000 लाइन का प्रोग्राम भी 5 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि मैं जो लिख रहा था वो क्या था। तो लूप हजारों लाइन के कोड को 4 से 5 लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता है। हमेशा लूप लगाना चाहिए, हमने कहा नहीं, जब हमारे प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है तो मुझे लूप लगाना चाहिए। अगर मेरे प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट ही नहीं है, जितने स्टेटमेंट है मान लो 100 लाइन लिखी है और 100 के 100 स्टेटमेंट अलग अलग हैं, कोई बार बार आ ही नहीं रहा है, तो लूप के बारे में नहीं सोचना है कि सर ने कहा था कि लूप लगा लोगे तो लाइन कम हो जाएंगी। एक पर्पस होना चाहिए, वजह होनी चाहिए कि किस समय लूप मुझे लगाना है। अब
अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैं 15 तक जाऊंगा, तो सर जो भी नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई 1 से लेकर और 15 तक होकर आउटपुट में आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लूप को कंडीशन ट्रू रहते हुए भी टर्मिनेट करा दूं? बाय डिफॉल्ट व्हाइल लूप टर्मिनेट या कंप्लीट तब होता है जब उसकी कंडीशन फॉल्स होती है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या मैं लूप को टर्मिनेट या कंप्लीट तब मान सकता हूं जिस समय कंडीशन ट्रू है? आंसर इज यस। और ऐसा करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड आता है, इसका नाम है ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, किसी भी लूप को किसी भी पॉइंट पर अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप ब्रेक से टर्मिनेट कर सकते हैं। भले ही आपकी कंडीशन ट्रू है फिर भी आप अपने लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सर ऐसे मत लिखो, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो लूप पहली बार चलेगा ब्रेक हो जाएगा, दोबारा चलेगा ही नहीं, फिर पहली बार में चल के बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक चलेगा हमारा प्रोग्राम का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्या करो, कंडीशन, आप लूप को कब ब्रेक करना चाहोगे? जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 10, नहीं 11, क्योंकि 10 पर तो ये प्रिंट हो ही जाएगा। और फिर यहाँ पर 10 से क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू 11 बन जाएगी। अब उसके बाद मैं चेक करता हूँ, इफ एक्स इक्वल टू 11, जैसे ही एक्स की वैल्यू 11 हो जाए लूप को क्या कर दो, तो कंडीशन ट्रू रहते हुए अगर हम लूप को फिर भी टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप ब्रेक लगा सकते हैं। तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि आप कब ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए आपके पास कोई कंडीशन होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि जब आपको पता ही था कि भाई एक्स को हमें 10 तक ही लेके चलना है, उसके बाद लूप चलाना ही नहीं है, तो आप अननेसेसरी यहाँ 15 लिखते हैं, फिर 11 लगाकर ब्रेक करते हैं। इससे अच्छा यहीं पर आप 10-11 कर लेते हैं। आप आगे बड़ी ज्यादा चलाई क्यों रहे लूप? उतना ही चलाओ जितनी जरूरत है, ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फिर ब्रेक का सही इस्तेमाल क्या है, हम किस सिचुएशन में ब्रेक का यूज करना चाहेंगे। नहीं तो मैं तो अपनी कंडीशन ही ऐसी सोच लूंगा जो मेरे हिसाब से चले, उसके बाद खत्म, ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी ब्रेक की। जब मैं अपने लूप को इनफाइनाइट चला रहा हूँ तो अभी बताओ लूप कब रुकेगा? मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ जो इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कभी फॉल्स ही नहीं होगा। तो बताओ लूप कब रुकेगा? कभी नहीं, खत्म ही नहीं होगा। अब एकमात्र तरीका है ब्रेक। तो इनफाइनाइट लूप को खत्म करने का कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल सी तो आउटपुट में जाके कंट्रोल सी प्रेस करना है। प्रोग्रामेटिकली इनफाइनाइट लूप को बंद करने का एकमात्र तरीका है ब्रेक। तो मैं ब्रेक का इस्तेमाल उसी सिचुएशन में कर पाता हूं सही से, जब मैं लूप चला रहा हूं और मुझे इनिशियली कहा गया इनफाइनाइट लूप के साथ चलिए। मतलब आपके पास जो कंडीशन है वो ऐसी है जो एक लॉजिक का पार्ट नहीं है, आप चलते रहोगे और चलते चलते रास्ते में कुछ मुकाम आएगा, और अगर वो आपका हासिल हो जाए तो लूप बंद कर देना, हासिल ना हो चलते रहना। तो रास्ते में चेक करेंगे कि मैं सही पॉइंट पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। रास्ते में मतलब इफ लगाकर, लूप के अंदर इफ लगाकर चेक करो। अगर आपका काम हो गया तो लूप ब्रेक कर दो, नहीं हुआ तो चलते रहो आगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम ब्रेक का इस्तेमाल है जी। कहाँ पे? हाँ हो सकता है। तो पाइथन के अंदर फाइल के साथ एल्स का कॉम्बिनेशन अलाउड है। इफ के साथ एल्स आता है, यहाँ वाइल के साथ भी एल्स आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज एल्स
और ये प्रोग्राम का आखिरी स्टेटमेंट दैट इज बाय। इसके साथ जब मैं एल्स लगाता था तो एल्स कब चलता था, इसकी कंडीशन फॉल्स होने पर। सेम यहाँ पर वाइल के साथ जब मैं एल्स लगाता हूँ तो एल्स तब चलता है जब वाइल की कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। अच्छा ये बताओ, लूप पहली बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, चौथी बार चला, क्या हर बार एल्स चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि हर बार कंडीशन क्या रही होगी, ट्रू। वाइल की कंडीशन कोई एक बार फॉल्स होगी बस। जब एक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही एल्स ब्लॉक चलेगा, और उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आगे का प्रोग्राम। तो वाइल के साथ एल्स कब चलता है, जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है उस समय, ना कि जितनी बार वाइल चलेगा उतनी बार, क्योंकि जितनी बार वाइल चला है उतनी बार कंडीशन ट्रू रही होगी तब चला है वो हमारा, एल्स हर बार नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने इसको पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन आप अपना साइंस लगाकर बताओ। पहली बार वाइल चलेगा, एक्स की वैल्यू 1 पर कंडीशन ट्रू है, नम इंटू 1 प्रिंट हो गया जो भी आएगा, एक्स की वैल्यू 1 से 2 हो गई, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड चलेगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा हमारा, अब लूप दोबारा चलेगा नहीं। अब बताओ एल्स चलेगा या नहीं चलेगा, एल्स चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी इसकी अभी भी, ट्रू। एल्स कब चलता है, जब कंडीशन क्या होती है मेरी, फॉल्स। तो ये तो ब्रेक की वजह से लूप बंद हो रहा है, ना कि कंडीशन फॉल्स की वजह से, तो एल्स इस केस में नहीं चलेगा। तो वाइल के साथ एल्स हमारा तभी चलता है जब वाइल अपना पूरा काम करे उसके बाद बंद हो रहा हो। अगर बीच में कोई ब्रेक हो गया या कोई एरर आ गई वाइल के अंदर, कोई आपके लॉजिक में एरर आ गई, तो एल्स ब्लॉक नहीं चलता। अब इसका रियल एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैं कोई मूवी डाउनलोड करने का कोड बनाता हूँ, एक बार में जब मैं मूवी को डाउनलोड करने जाता हूँ तो मुझे सर्वर से 1 KB डेटा मिल जाता है। अब मुझे पूरी मूवी डाउनलोड करनी है जो 500 MB की है, तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा सर्वर पे, अगली बार जाऊंगा तो फिर अगला 1 KB डेटा मिल जाएगा, फिर जाऊंगा तीसरी बार, तो ऐसे तो मुझे बहुत बार जाना पड़ेगा, और हर बार जाने का कोड एक ही है और वहां से लाने का कोड एक ही है। तो बेटर क्या है, लूप लगा लो। तो लूप के अंदर 500 बार चले जाओ सर्वर के पास, जितनी बार जाओगे 1 1 KB डेटा आपको मिलता चला जाएगा। 500 बार चले जाओ, 10,000 बार चले जाओ, तो आपने एक लूप लगा लिया। अब मैं चाहता था कि जब मूवी पूरी डाउनलोड हो जाए एक नोटिफिकेशन आई, डाउनलोड कंप्लीटेड। लेकिन अगर किसी वजह से बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला गया, मूवी पूरी डाउनलोड नहीं हो पाई, या जहां मूवी में डाउनलोड कर रहा था वहां स्पेस ही नहीं रहा, मेमोरी खत्म हो गई। मोबाइल में अक्सर ऐसा होता है, मैसेज नहीं आता व्हाट्सएप का, क्यों, स्टोरेज ही नहीं है हमारे पास। कोई ऐप डाउनलोड करो इंस्टॉल ही नहीं होती, क्यों, स्टोरेज ही नहीं है हमारे पास। तो ऐसी वजह हो सकती है, मेरा लूप चल रहा है, मूवी डाउनलोड कर रहा है, मेरे कंप्यूटर में डेटा आकर सेव हो रहा है मूवी का, बट जगह ही नहीं है, तो लूप खत्म हो गया। या इंटरनेट कनेक्शन चला, लूप खत्म हो गया, कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया, उस केस में मैं चाहता हूँ वो नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, डाउनलोड कंप्लीट है। तो अब मैं वो नोटिफिकेशन का कोड कहाँ लिखूंगा, एल्स ब्लॉक। ये एल्स ब्लॉक कब चलता है, जब वाइल कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद बंद हुआ हो, ना कि किसी एरर या किसी ब्रेक की वजह से बंद हुआ हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो एल्स ब्लॉक चलेगा ही नहीं। इसका मतलब जो मैंने कोड लिखा था नोटिफिकेशन वाला वो भी नहीं चलेगा, मैं चाहता भी यही हूँ कि चले ही ना वो सिर्फ तभी चले जब मूवी पूरी डाउनलोड हो जाए हमारी। तो वाइल के साथ एल्स में हम ये वाले एक यूज केस कंसीडर कर सकते हैं कि जहां पर मुझे वाइल के साथ एल्स लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरह के और भी कई यूज केस आते हैं जहां पर हम वाइल के साथ एल्स का इस्तेमाल करते हैं।
इस बात का ध्यान रखेंगे कि ब्रेक कीवर्ड सिर्फ लूप के अंदर ही इस्तेमाल होता है। अब आपका मन करेगा या कभी आपका मन सोचे कि सर ने ब्रेक कीवर्ड पढ़ाया था, तो चलो एक काम करते हैं, ब्रेक कर देते हैं प्रोग्राम के लिए। मैं चाहता हूं कि हाय चले, प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, हेलो चले ही ना। ऐसा सोच सकते हो, सोचने में क्या है, कुछ भी सोचो। एरर आ गई, ब्रेक आउटसाइड लूप, लूप के बाहर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोग्राम को किसी भी पॉइंट पर टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल नहीं होता। लूप को किसी भी पॉइंट पर टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम को कैसे करेंगे, आगे का टॉपिक, अभी नहीं पढ़ा है मैंने। हम कर सकते हैं प्रोग्राम को भी किसी भी लाइन पर खत्म कर सकते हैं। हम चाहते हैं आगे बढ़े ही ना, एग्जीक्यूशन यहीं तक हो, खत्म हो जाए, वो भी किया जाता है, लेकिन अभी तक मैंने वो नहीं पढ़ाया। अब लूप के साथ दो कीवर्ड हैं जो लूप के साथ ही पढ़े जाते हैं। अगर लूप नहीं तो वो दो कीवर्ड नहीं। उनमें से एक मैंने पढ़ा दिया, ब्रेक। एक और है जिसका नाम है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू कीवर्ड क्या कहता है वो देख। मैं लिखा एप्पल मैंगो। तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। मैंगो भी कितनी बार आएगा सर, लूप कहता है जितने स्टेटमेंट लिखे हैं ये सारे के सारे हमारा एक साथ चलेंगे। तो जितनी बार ये चलेगा उतनी बार ये चलेगा, उतनी बार ये चलेगा। एप्पल मैंगो, फिर एप्पल मैंगो, फिर एप्पल मैंगो, फिर एप्पल मैंगो। कंटिन्यू कीवर्ड क्या कहता है उसको समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रिंट और लगाया होता, ऑरेंज, और मैंने यहाँ पर लिख दिया होता कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है उसको समझने के पहले एक नए शब्द को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इटरेशन। इटरेशन क्या होती है, लूप का एक बार चलना एक इटरेशन कहलाता है। लूप का दो बार चलना दो इटरेशन कहलाए। तो अगर मेरा लूप 5 बार चल रहा है तो मैं बोलूंगा 5 इटरेशन कर रहा है। मेरा लूप 10 बार चल रहा है, 10 इटरेशन हो रही है। तो इटरेशन इज इक्वल टू रन। तो रन शब्द हम कम बोलते हैं, इटरेशन शब्द ज्यादा यूज करते हैं। लूप 5 बार रन हुआ, इसकी जगह हम ये बोल सकते हैं लूप 5 बार इटरेट किया। तो अब क्या मैं पढ़ा रहा था, वापस आइए। तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, जो अभी करंट इटरेशन चल रही है उस करंट इटरेशन को टर्मिनेट कर देता है। शब्दों का खेल है, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आसान है, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू कीवर्ड जो अभी इटरेशन हो रही है उसको टर्मिनेट कर देता है, लूप को टर्मिनेट नहीं करता। ब्रेक क्या करता था, ब्रेक लूप को ही टर्मिनेट कर देता था। मतलब लूप के अगर आगे की इटरेशन बची हुई है तो कुछ नहीं होंगी, लूप खत्म। कंटिन्यू क्या कह रहा है, कंटिन्यू कह रहा है कि मैं लूप को खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं करंट इटरेशन को खत्म कर रहा हूं। और
इमीडिएटली अगली इटरेशन को स्टार्ट करा देता हूं। आगे क्या लिखा हुआ है लूप में वो सब खत्म हो। तो कंटिन्यू का मतलब है आगे बढ़ो, इसी समय आगे बढ़ो, अगली इटरेशन पे चले जाओ। ये मत देखो कि अभी जो लूप चल रहा था, अभी लूप के अंदर और कितना रह गया चलने से, वो सब खत्म, सब स्किप हो जाएगा। इमीडिएटली नेक्स्ट इटरेशन पर हमारा कंट्रोल ले जाना। तो कंटिन्यू कीवर्ड का पर्पस होता है इमीडिएटली लूप की नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट कर दे। जो करंट इटरेशन चल रही थी उसमें अगर आगे स्टेटमेंट रह गया लिखने से तो खत्म, अब वो नहीं चलेगी। इस बात को समझने के लिए इसलिए मैंने कंटिन्यूअस कलर रखा है। और इसका मतलब है ऑरेंज कभी नहीं चलेगा, हमने कहा ऑरेंज कभी नहीं चलेगा। एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो सर ऑरेंज भी चलेगा। तो आप मुझसे ऐसा कह सकते हैं कि सर जब आपको पता ही था कि मुझे ऑरेंज चलाना ही नहीं है तो लिख ही क्यों रहे हो, ऐसा भी तो आंसर सही आएगा। तो मैंने आपको कंटिन्यू कीवर्ड सिखाया, वजह नहीं बताई। जनरली हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं इफ एल्स के साथ। अब आपको इसका आंसर बताना है, 5 मिनट लेना चाहो तो ले लेना। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। समय ले लो, ट्रेस करो इसे। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट कंटिन्यू डायरेक्ट ब्रेक नहीं लिखता कोई, कंडीशनली हम ब्रेक और कंटिन्यू यूज करते हैं। मेरे पास अपनी कोई एक वजह है, वो वजह अगर है तो कंटिन्यू, नहीं तो ऐसे चलने दो। वो वजह है तो ब्रेक, वरना चलने दो आगे। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू, अच्छा हम पूरा ट्रेस करते हैं, समय लगा देते हैं। पहली बार एक्स की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, एप्पल आ गया, मैंगो आ गया। अब एक्स की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2, क्या 2 ग्रेटर होता है 3 से? नहीं, तो ये कंडीशन नहीं चल पाई। जब ये नहीं चली तो कंटिन्यू भी नहीं चलेगा, मतलब आगे का कोड चलेगा लूप के इटरेशन का। और ऑरेंज प्रिंट हो गया। अच्छा, एक्स की वैल्यू 2 <5 हमने कहा है, एप्पल आ गया, मैंगो आ गया। अब यहाँ पर एक्स की क्या हो गई 3, क्या 3 से ग्रेटर? हमने कहा नहीं, तो अभी भी कंटिन्यू नहीं चला, आगे का कोड चलेगा। अब एक्स की वैल्यू 3, एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, यहाँ पर 4 हो गई। 4 इज ग्रेटर देन 3, यस। कंडीशन ट्रू होते ही क्या हो गया, कंटिन्यू चल गया। अब ऑरेंज नहीं चलेगा और यहाँ से ही अगली इटरेशन शुरू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 4 पर एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, एक्स वैल्यू क्या हो गई हमारी 5, 5 बड़ा है 3 से, फिर कंटिन्यू हो गया। ठीक है, 5 इज लेस देन 5, अब यहाँ से फॉल्स होने की वजह से लूप बंद हो गया। तो लास्ट की इटरेशन में आप देखेंगे ऑरेंज नहीं आएगा। शुरू की पहली इटरेशन में आ रहा है, दूसरी में आ रहा है, उसके बाद की 2 इटरेशन में नहीं आ रहा। तो मैंने बस आपको समझाने की कोशिश करी है कि कंटिन्यू का इस्तेमाल कंडीशनली करना है। डायरेक्ट कंटिन्यू लिखने का कोई सेंस नहीं है, फिर तो मुझे पता है कि मुझे इसके आगे का लूप चलाना ही नहीं है, तो मैं लिखूंगी क्यों अगर मुझे कंटिन्यू ऐसे लगाना होगा। तो कंडीशनली ही ब्रेक लगाते हैं और कंडीशनली ही हम कंटिन्यू लगाते हैं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को यूज करते हुए एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाते हैं। और एक और क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा कि सर इनफाइनाइट लूप का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जहां पर इनफाइनाइट लूप भी मुझे चलाना पड़े। क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट लूप का एक अच्छा एग्जाम्पल देंगे तो उसमें ब्रेक जरूर लगाएंगे, क्योंकि वरना तो लूप कभी रुकेगा ही नहीं फिर। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें ब्रेक भी आ जाएगा, कंटिन्यू भी आ जाएगा और इनफाइनाइट लूप भी आ जाएगा। एक ही प्रोग्राम में सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट इकट्ठे हो जाएंगे। क्या चाहते हो? हमने कहा यूजर थे,
दो नंबर इनपुट ले लो, अब दो नंबर इनपुट लेने के बाद मैं इनका एडिशन करूंगा, ए प्लस बी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा प्रोग्राम अब खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ प्रोग्राम फिर चले और फिर से यूजर से दो नंबर पूछे। अभी मुझे दोबारा करने के लिए मुझे दोबारा जाके रन करना पड़ेगा, मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि दोबारा से पूछे, तो हमने कहा ये लोग कॉपी पेस्ट मार दो, अब दो बार चलेगा क्योंकि लिखा ही है ऐसा है आपने। अब आगे बढ़ेगा फिर पूछेगा। हमने कहा नहीं सर, चार बार चाहते थे, तो ये लो। तो ये सर इसमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है जो मैंने पढ़ाया है अभी, कि जब किसी काम को बार बार करना हो तो आप लिखने की बजाय एक बार लिखो, क्या लगा दो उस पर, लूप। तो मैंने यही तीन स्टेटमेंट बार बार लिख रहा था, तो मैंने एक बार लिखा, अब इसको उठाकर इन तीनों को मैं कहाँ डाल दूंगा, एक लूप में डाल दूंगा। अब सर ये बताओ कितनी बार, क्या कंडीशन है, कितनी बार आप इन्हें जोड़ना चाहते हो? तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार? हमने कहा यूजर पे छोड़ देते हैं, यूजर का जब तक मन करे तब तक वो अपने दो नंबरों का सम कराता रहे, और जब उसका मन ना करे तो वो मना कर दे, प्रोग्राम क्विट करके चला जाए। तब मुझे बताओ कि यूजर कितनी बार इसको चलाएगा? क्या हम कभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से कि यूजर इस प्रोग्राम में कितनी बार सम कराना चाहेगा? हमें क्या पता कितनी बार करेगा, दो बार करेगा, हो सकता है 10 बार करे, हो सकता है 100 बार करे। तो बस केस क्या होगा? इनफाइनाइट। सर वो कभी रुकेगा ही नहीं, खाली बैठा हुआ है वो भी, है ना? तो अब इनफाइनाइट के लिए यहाँ पर वाइल में कौन सी कंडीशन डालनी है जो कभी फॉल्स ही ना बने, हमेशा क्या रहे वो, ट्रू, यूनिवर्सल ट्रू बना रहे। तो सर कुछ भी लिख दो, टू बराबर टू ये भी सही है, 10 बराबर 10 ये भी सही है, 10 इज ग्रेटर देन 5 ये। तो इस तरह की लाखों करोड़ों इनफाइनाइट कंडीशन है जो हमेशा ट्रू आ सकती है। तो किसी ने सजेशन दिया कि जब आप यहाँ पर ऐसा लिखना ही चाहते हैं जो ट्रू आएगा, तो समय क्यों खराब कर रहे हो, सीधे ट्रू ही लिख दो, लाना तो आपको ट्रू ही है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो जितनी बार ये चलेगा एग्जीक्यूशन टाइम भी लगेगा कंपेयर करने का, और आप श्योर हो रिजल्ट ट्रू ही आना है। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है बार बार कंपेयर करने का, वो क्यों लगा रहे हो, बचा लो उसे, सीधे सीधे क्या लिख दो यहाँ पर, ट्रू ही लिख दो। तो ये एक अच्छा ट्रिक है इनफाइनाइट लूप चलाने का, कि इनफाइनाइट लूप जब चलाना हो तो वाइल में कंडीशन ना लिखकर सीधे सीधे क्या लिख देते हैं हम लोग, ट्रू लिख देते हैं। ये भी इनफाइनाइट लूप के बराबर कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके अंदर आ गए, ये डाल दिया, इसको डाल दिया, इसको डाल दिया। अब अगर मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो सर प्रोग्राम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सर ये तो कभी रुकेगा ही नहीं है। यूजर को मौका तो दो मना करने का कि भैया आगे नहीं बढ़ना है, यूजर के पास तो मौका ही नहीं है, वो तो फिर सीधा कंट्रोल सी वाला पॉइंट आ गया। तो यूजर को कंट्रोल सी पता नहीं, पता होगा कि नहीं पता होगा, क्या करोगे? एक काम करते हैं, जैसे ही दो नंबर का सम आएगा हम यूजर से पूछते हैं, यूजर की चॉइस पूछते हैं कि यूजर बताओ भाई, क्या आप आगे रन करना चाहोगे? डू यू वांट टू रन इट अगेन बाई और एन? अब हम यूजर से एक इनपुट मांग रहे हैं, और वो इनपुट हमने क्या मांगा है, बाई या एन में से कुछ एक मांगा है। अब यूजर बाई या एन प्रेस करेगा तो इस वेरिएबल में आ जाएगा, चॉइस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो, इफ चॉइस इक्वल टू बाई, इसका मतलब क्या है, लूप को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है? इफ
चॉइस इक्वल टू एन। क्या करना है? अच्छा, एक काम करते हैं, एल्फ लगा देते हैं। इससे एक बात और कवर हो गई कि यूजर वाई पर तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वाई के अलावा अगर वो के लिखे, ए लिखे, एक्स लिखे, जेड लिखे, एन लिखे, एल्स में चला जाएगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बंद ही हो जाएगा। तो कंटिन्यू के लिए वो वाई प्रेस कर रहा है, हम सही मान रहे हैं। उसके अलावा वो कुछ भी करेगा तो हमने अपने लॉजिक में ब्रेक कर दिया है, उसको तो हमने एन ही दिखाया है, लेकिन हमने किसी भी आने पर, वाई के अलावा कुछ भी आने पर ब्रेक ही कर दी, तुमने एल्स डाल दिया है। ठीक है। डू यू वांट टू रन इट अगेन? हमने कहा दोबारा चलाना है, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने कहा फिर चलाना है, हमने कहा अब नहीं चलाना। चलिए, तो ये हमारा वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फॉर लूप। पाइथन में जो फॉर लूप है, इसमें एक वर्ड साइलेंट है, ईच। तो इसे अक्सर लोग फॉर लूप कहते हैं, लेकिन इसको कुछ लोग फॉर ईच लूप के नाम से भी जानते हैं। पाइथन में फॉर लूप का सिंटैक्स डिफरेंट होता है देन सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट लैंग्वेज। तो अभी मैं एक बार आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट का सिंटैक्स बताता हूँ। पाइथन में नहीं चलता है, बस मैं बता रहा हूँ कंपेयर करने के लिए, रिलेट करने के लिए। तो सी में या जावा में कुछ इस तरह से हमारा ये लूप चलता था, काइंड ऑफ दिस। इनिशियलाइजेशन होता था पहले, फिर कंडीशन चेक होती थी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था। पाइथन में इसका सिंटैक्स ये नहीं, पाइथन में सिंटैक्स इसका अलग है। क्या सिंटैक्स है? फॉर कीवर्ड आएगा फॉर लूप लगाने के लिए, जैसे वाइल लूप चलाने के लिए वाइल कीवर्ड है, उसी तरह से फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड है। उसके बाद एक वेरिएबल का नाम बनाएंगे। वेरिएबल का नाम आपकी पसंद का, आई, जे, के, एक्स, वाई, जेड, जो आपका मन करे वो आप लगाएंगे, फॉर वेरिएबल। उसके बाद एक दूसरा कीवर्ड लगेगा, इन। इन कीवर्ड का यूज करना है। आपकी चॉइस सिर्फ इतनी है कि आप वेरिएबल का नाम अपना दे सकते हैं। फॉर ही लिखा जाएगा, इन ही लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक इटरेबल आएगा। अब पर ये नया वर्ड हो गया। इटरेबल क्या होता है हमें नहीं पता, तो मैं इटरेबल का एक मॉडिफाइड, एक सिंपल वर्जन लिख देता हूँ, एक इसका सिनोनिम लिख देता हूँ, सीक्वेंस।
अभी के लिए आप सीक्वेंस वर्ड समझ लीजिए, एक्चुअल वर्ड इटरेबल ही होता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। और फिर क्या बनाएंगे, इंडेंटेड ब्लॉक, और वो स्टेटमेंट जिनको बार बार रन करना है वो आप फॉर लूप में लिखेंगे। पाइथन के फॉर लूप में कंडीशन नहीं होता। अब इसका दूसरा फ्लेवर भी आता है। दूसरा फ्लेवर बिल्कुल वही है कि फॉर के साथ आप एल्स लगा सकते हैं। फॉर लूप बिना एल्स के सभी, फॉर लूप एल्स के साथ। ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल उसी तरह से फॉर लूप के साथ किया जाता है जिस तरह से हमने व्हाइल के साथ पढ़ा था। तो ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड किसी भी लूप के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो व्हाइल हो चाहे फॉर। और दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फोकस करना है फॉर लूप पर कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। फॉर वेरिएबल का नाम एक्स कर लिया, इन। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस चाहिए, सर सीक्वेंस क्या होती है हमें यही नहीं पता। अभी के लिए सीक्वेंस का एक सबसे आसान एग्जाम्पल बताते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। आपने लिखा सोनू, तो सोनू में एस, फिर ओ, फिर एन, फिर यू, तो सीक्वेंस है करेक्टर्स। आपने मान लीजिए अपना एड्रेस लिखा, A43 नोएडा सेक्टर 16, A-4 3 सेक्टर का एस आ गया, तो ये सब सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। तो अभी यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दो, लिख दिया मान लीजिए यहाँ पर मैंने इंडिया। अब इस सीक्वेंस का यूज क्या है अभी बाद में पढ़ेंगे। अब आप क्या करिए, जिन स्टेटमेंट को बार बार रन करना चाहते हैं फॉर लूप के इंडेंटेड ब्लॉक में लिख। तो मैंने वही एप्पल प्रिंट करा दिया, तो वही प्रोग्राम में नंबर टेबल प्रिंट करने का लूप भी चलाऊंगा अभी, ताकि कंपैरिजन करना आपको आसान हो जाए। अभी मैं वो एप्पल प्रिंट कर रहा हूँ। तो सर अब वाइल लूप में तो हम गैस कर पाते हैं कि कितनी बार हमारा रन होगा लूप जब तक कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ तो कंडीशन ही नहीं है, तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो कितनी बार रन होंगे। तो यहाँ पर आंसर आता है जो सीक्वेंस आपने लिखी है वो सीक्वेंस की लेंथ पे डिपेंड करेगा। सीक्वेंस की लेंथ का मतलब वो सीक्वेंस में कितने एलिमेंट हैं, कितने करेक्टर हैं, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5। तो फॉर लूप कंडीशन पे नहीं चलता, सीक्वेंस पे चलता है। और सीक्वेंस पे क्यों चलता है, क्योंकि सीक्वेंस की जो लेंथ है उतनी बार चलता है। तो सीक्वेंस की लेंथ अगर 50 होती 50 बार चलता, सीक्वेंस की लेंथ अगर 5 होती 5 बार चलता है, 5 बार चलता। 3 और 2 5। अच्छा एक काम करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ इन लिख दूं ऐसे करके, तो कितनी बार चलेगा। और अगर मैं सीक्वेंस की लेंथ 0 कर दूं तो कितनी बार चलेगा, 0 बार। अगर मैं यहाँ पर वापस से ये कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया 6 बार, स्पेस भी तो करेक्टर काउंट होगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया, जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग को आप यूजर से इनपुट ले लो पहले, वो भी ठीक है। वो वेरिएबल में आ जाएगी, वो वेरिएबल यहाँ लगा देगा। आप चाहो तो सीधे सीधे इसकी जगह पर इनपुट फंक्शन कॉल कर दो, वो भी ठीक। अब समझते हैं कि सर
इस वेरिएबल का यूज समझ में नहीं आया, सीक्वेंस का यूज समझ में आ गया, क्योंकि सीक्वेंस की जितनी लेंथ होगी उतनी बार लूप चलता, ठीक है। लेकिन इस वेरिएबल का तो कंट्रीब्यूशन नजर आ ही नहीं रहा है मुझे, इसका रोल क्या है, कहीं इसका इस्तेमाल तो किया ही नहीं गया। अब समझते हैं। तो फॉर लूप ये कह रहा है कि मैं इस सीक्वेंस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इटरेट करता हूं। दोबारा सुनेंगे। फॉर लूप ये कह रहा है कि मैं जो भी सीक्वेंस आपने बताई है उस सीक्वेंस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इटरेट करता हूं। दैट मीन पहली बार जब ये लूप चल रहा है तो इस सीक्वेंस का जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है इसको इटरेट कर रहा है। इट मीन्स इसको कॉपी कर देता है एक्स। अगर आप लूप के अंदर अपने स्टेटमेंट में एक्स वेरिएबल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो पहली इटरेशन पर एक्स का मतलब हो गया इस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट। तो अगर मैं एप्पल के साथ एक्स को प्रिंट करा दूं तो आई प्रिंट होगा। उसके बाद लूप दोबारा चलेगा और इस बार किसको इटरेट करेगा, सेकंड एलिमेंट को इटरेट करेगा। दैट मीन्स इसको उठाकर अब कॉपी कर देगा एक्स में। तो एक्स में जो पहले पड़ा था आई वो खत्म हो गया, अब नया वाला एलिमेंट आ गया एन। अब अगली बार जब लूप चल रहा है तो वही स्टेटमेंट जहां पर अभी एक्स का यूज आई हो रहा था, अब वही एक्स क्या बनेगा, एन बन जाए। तो इस तरह से तीसरी बार डी को इटरेट करेगा, अगली बार आई को ट्रेड करेगा, अगली बार ए को ट्रेड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये लूप कितनी बार चलेगा, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ऑटोमेटिकली कितनी बार चला, जितने इसमें एलिमेंट है, फिर 1 2 3 4 5 क्योंकि सबको एक एक बार चलेगा तो टोटल 5 बार चलेगा। तो मैंने आसान भाषा में आपको बता दिया कि जितने सीक्वेंस के एलिमेंट है उतनी बार चलेगा। सही तरीका क्या है, सही तरीका है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस लूप इज इटरेट। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रन कराऊंगा, इसलिए इसका नाम क्या है, फॉर ईच, प्रत्येक एलिमेंट को इटरेट करेगा, इसलिए इसका नाम है फॉर ईच। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर कोई और तरीका सीक्वेंस लिखने का स्ट्रिंग के अलावा, हमने कहा एक और तरीका है। क्या तरीका है, पाइथन में अगर आप नंबर की सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो नंबरों की सीक्वेंस बनाने के लिए रेंज नाम का फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन क्या कहता है, मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा लेकिन वो नंबरों की हो, और वो नंबर भी इंटीजर वाले ही होंगे, फ्लोट की नहीं हो। तो रेंज फंक्शन इंटीजर की सीक्वेंस बनाता है। अब उस सीक्वेंस में इंटीजर कहाँ से शुरू होगा, इंटीजर कहाँ खत्म होगा, उन इंटीजर्स के बीच में कितना कितना इंटरवल होगा, ये आपको तीन बातें यहाँ बतानी। तो रेंज फंक्शन में तीन आर्गुमेंट आपको बताने होते हैं। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, स्टार्ट, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना। दूसरा स्टॉप, और तीसरा स्टेप। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं मुझे स्टार्ट करना है 5, तो रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस बनाएगा, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं, जो कहां से बननी शुरू होगी, 5। अब बताओ, कॉमा, 5 के बाद अगला एलिमेंट क्या आएगा, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। तो जो स्टेप है इस पर डिपेंड करेगा। मैंने लिख दिया मान लीजिए 3, तो 5 के बाद अब अगला एलिमेंट कैसे आएगा, 5 के बाद फिर थर्ड एलिमेंट, तो 5 में +3 कर दो, कितना हो गया, 8। अगले एलिमेंट अब 3 3 के इंटरवल पर आएगा, 11। फिर फिर सर कहां तक,
कहां तक? जो आपने स्टॉप बताया है वहां। मान लो मैंने स्टॉप बताया 17 के 17 पर रुक जाना, तो अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो रेंज फंक्शन आपसे तीन बातें पूछेगा, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, फिर स्टेप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा, और जो स्टॉप है वहां तक जाएगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टॉप होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो शामिल नहीं होगा सीक्वेंस। तो अब 17 अगर लिखा हुआ है स्टॉप, तो 17 अपने आप में सीक्वेंस में शामिल नहीं होगा, इसको हटा दे। ये इसका सीक्वेंस बना। ठीक है, तो स्टार्ट इंक्लूसिव होता है, वो सीक्वेंस में शामिल होगा, बट स्टॉप सीक्वेंस में शामिल नहीं होगा। उसका जो प्रीवियस एलिमेंट है वहां तक ही सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, अब इंटरनली रेंज फंक्शन ने इस सीक्वेंस को जनरेट किया होगा। अब फॉर लूप रेंज फंक्शन के लिए नहीं चलेगा। फॉर लूप रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस जनरेट हुई होगी उसके लिए चलेगा। तो पहली बार किसके लिए चलेगा? 5 के लिए। अगली बार 8 के लिए। जिसके लिए भी चल रहा है वो एक्स में आता जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक्स को प्रिंट करा लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए सर, मैं यहाँ पे 16 कर देता, तो सीक्वेंस क्या बनती? सेम, 5, 8, 11, 14। अब 14 के बाद क्या आएगा? 17। अब 17 तो यहाँ पर है ही नहीं, स्टॉप मेरे कहाँ हो जाना है? 16 पर। लेकिन 16 तो आएगी नहीं, क्योंकि स्टेप के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 3 3 का स्टेप है। तो अब यानी कि अभी भी लास्ट एलिमेंट सीक्वेंस में क्या बनेगा? 14 ही बनेगा। अब एक अलग प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आपको और अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। बताओ, इस वाले रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी उसमें एलिमेंट क्या क्या आएंगे? 1, फिर 4, फिर 7, फिर बस। अगर नहीं, क्योंकि अगला 10 आएगा और 10 एक्सक्लूसिव है। सेम मैंने यहाँ पे कर दिया, 1, 10, 1। अब बताना इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी? अब रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उसको दिमाग में रखना है। मैं लिखूंगा नहीं, अभी तक मैं लिख लिख के दिखा रहा हूँ। अब आपको वो ब्रेन में रखना है, और ब्रेन में रखकर प्रोसेस करके समझना है कि लूप क्या करेगा। बताइए, जब लूप चलेगा तो सीक्वेंस के किस किस एलिमेंट के लिए चल रहा होगा? 2, 4, 6, 8। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप तीनों वैल्यू यूजर से ले सकते हैं, और यहाँ पर 3 वेरिएबल लगा सकते हैं, ए, बी, सी या एक्स वाई जेड, और उन तीनों की वैल्यू यूजर से ले। अगला पॉइंट ये कहता है रेंज फंक्शन का कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बड़े नंबर से और एंड कर रहे हैं छोटे नंबर पे,
इसका मतलब आप सीक्वेंस बनाना चाहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो आपका स्टेप नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव स्टेप का मतलब हो गया कि जो सीक्वेंस बनेगी वो रिवर्स डायरेक्शन में बनेगी। तो अब सीक्वेंस जो बनेगी वो 10 से शुरू होगी, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक होगी, क्योंकि वन तो हमारा एक्सक्लूसिव होगा। अच्छा, अब आप बताओ, मुझे एक सीक्वेंस चाहिए -5 से लेकर 0 तक, तो मुझे स्टेप प्लस वाला रखना चाहिए या नेगेटिव वाला रखना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, -5 से 0 जाना है, तो आगे जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो स्टेप पॉजिटिव लेने हैं। अब मैंने बंद बंद ले लिया, तो -5, -4, -3, -2, -1, क्योंकि 0 तो एक्सक्लूसिव होगा। तो रेंज का जो स्टेप है उसका साइन नेगेटिव तब होता है जब रिवर्स सीक्वेंस बनाते हैं, और पॉजिटिव तब होता है जब फॉरवर्ड सीक्वेंस बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं वो मैटर नहीं करता, डायरेक्शन मैटर करेगी कि फॉरवर्ड सीक्वेंस बन रही है कि हमारी रिवर्स सीक्वेंस बन रही है। अगर आपने उल्टा कर दिया, स्टार्ट और स्टॉप को देखकर हमें लग रहा है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन सीक्वेंस बनाएंगे, -5 से 0 जा रहे हैं, तो स्टेप आपको पॉजिटिव लेना चाहिए था, लेकिन आपने स्टेप क्या ले लिया, नेगेटिव। तो इस केस में एरर नहीं आती, और इस केस में सीक्वेंस बनती है विदाउट एलिमेंट, यानी कि एम्प्टी सीक्वेंस बनेगी। अब लूप जब एम्प्टी सीक्वेंस पे चलेगा तो चलेगी नहीं, एक बार भी नहीं चलेगी। ये हो गया आपका एम्प्टी सीक्वेंस। क्यों आई एम्प्टी सीक्वेंस, फिर सुनेंगे। हम अपना स्टार्ट और स्टॉप को देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीक्वेंस बना रहे हैं। ऐसा होने के लिए स्टेप पॉजिटिव होना चाहिए, बट स्टेप नेगेटिव निकला, एम्प्टी सीक्वेंस। दूसरा केस, हमारे स्टार्ट और स्टॉप को देखकर हमें लग रहा है कि हम रिवर्स सीक्वेंस बनाएंगे, तो स्टेप नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन स्टेप आपका पॉजिटिव निकला, तो दोनों ही केस में क्या निकलेंगे, एम्प्टी सीक्वेंस। ठीक है, अगला केस। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा, एरर। स्पेशल केस है, पहले से आप कभी इसका आंसर नहीं दे सकते, आपने अगर इसका एक्सपीरियंस लिया है तभी आप इसका सही आंसर दे सकते। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी लाइफ में जिसका लॉजिक से या हमारे किसी स्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सपीरियंस ही उसका आंसर है। अगर आपने यूज केस कभी पहले देखा है तो इसका आंसर आप जानते हैं एरर, अदरवाइज जितना अब तक पढ़ाया गया है उससे आप कभी इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। स्टेप कभी 0 नहीं होना चाहिए। साइंस क्या आएगा कि आपको 1 से 5 जाना है, लेकिन आपको हिलना नहीं अपनी जगह से, स्टेप लेना ही नहीं है, कदम चलना ही नहीं है। तो ऐसे कैसे होगा, 1 से 5 तक कैसे पहुंचेंगे अब हम, जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो। इसका मतलब क्या हो गया, एरर। तो ये एम्प्टी सीक्वेंस भी नहीं आएगी, ये स्पेशल केस है, एरर। एरर को ध्यान से पढ़िए क्या आ रही है, सबसे लास्ट लाइन पढ़िए एरर की। रेंज आर्गुमेंट 3 मस्ट नॉट बी। अब आउटपुट क्या आएगा, तो क्या इसका आंसर ये माने 1, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर अप टू 4.5।
तो जब मैंने रेंज फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस समय एक लाइन 4 बार बोली थी। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ 5वीं बार कि रेंज फंक्शन सिर्फ इंटीजर नंबर की सीक्वेंस बनाता है, फ्लोट की सीक्वेंस कभी नहीं बनाता। आसान भाषा में रेंज फंक्शन के तीनों आर्गुमेंट इंटीजर ही हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी फ्लोट नहीं हो सकता, एरर आते। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। ऑब्जेक्ट शब्द को अभी आप टाइप मानिए, फ्लोट टाइप कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। अगर मैं स्टेप स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो डिफॉल्ट स्टेप +1 माना जाता है। फिर सुनेंगे, अगर मैं रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनवा रहा हूं उसमें मैं स्टेप को स्पेसिफाई अगर नहीं करता हूं तो डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू +1 मानी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक बनेगी, फिर इसमें 2 से लेकर 9 तक बनेगी और एक एक का इंटरवल हो। अब एक इंटरेस्टिंग केस आता है। वो इंटरेस्टिंग केस ये होता है कि अगर मैं रेंज फंक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू बताऊं तो देखो स्टेप को तो आप +1 मान लोगे अपने आप। अब जो एक लिखी इसे आप क्या मानोगे, अगर माना आपने इसे स्टार्ट मान लिया, बताओ स्टॉप कहाँ होगा। तो आप इसे अगर स्टॉप मान लोगे तो बताओ फिर स्टार्ट कहाँ से होगा। तो अब रेंज फंक्शन ने इसका आंसर दिया कि अगर 3 वैल्यू लिखते हैं तो पहली स्टार्ट, दूसरी स्टॉप, तीसरी स्टेप। अगर 2 लिखेंगे तो पहली वाली स्टार्ट, दूसरी वाली स्टॉप, और अगर एक लिखोगे तो वो स्टॉप मानी जाएगी। तो फिर डिफॉल्ट स्टार्ट क्या माना जाएगा, 0, और डिफॉल्ट स्टेप क्या होगा, 1। तो यहां पर डिफॉल्ट स्टार्ट 0, स्टेप 1, और जो आपने लिखा है वो एंड माना जाएगा। तब बताइए कि इस रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो कहां से कहां तक की जनरेट होगी, 0 से 9। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ फॉर लूप को इस्तेमाल करने की, सबसे आसान ट्रिक जिसमें आपके एफर्ट बहुत कम लगेंगे। एक्चुअल क्या है वो मैंने समझा दिया। अब ट्रिक अगर आप सीख लोगे तो आप बहुत फास्ट वे में फॉर लूप का इस्तेमाल कर पाओगे, कम दिमाग लगाते हुए। मुझे कोई काम 5 बार करना है यूजिंग फॉर लूप। तो अब ये बताओ, फॉर लूप से कोई काम 5 बार होना है, मतलब फॉर लूप 5 बार चलना चाहिए। फॉर लूप 5 बार तब चलेगा जब फॉर लूप से जो सीक्वेंस मिलती है वो 5 एलिमेंट कंटेन करती हो। तो अब रेंज फंक्शन ऐसा सोचो जो 5 एलिमेंट निकाले, 5 एलिमेंट जनरेट करे। तो क्या 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 हो सकता है फॉर एक्स इन रेंज। यहाँ पर मुझे बताओ ऐसे आर्गुमेंट्स जिनसे सीक्वेंस बने तो 5 एलिमेंट आए। सोचो 1,6, तो ये 5 एलिमेंट निकलेंगे। कौन कौन से 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कोई बात नहीं। 2,7, अभी भी रेंज फंक्शन से जो एलिमेंट निकलेंगे वो कितने होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि कितने निकलेंगे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कौन से निकलेंगे। फिर सुनेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने।
ना कि ये कि कौन कौन है। तो अगर ऐसे है तो फिर तो सर मैं 3,8 कर दूंगा तब भी सही है। सोचो इतना दिमागी क्यों लगाऊं मैं, अब भी तो सही है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो अब कितने एलिमेंट निकलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ये सबसे आसान तरीका हो गया। अगर मुझे फॉर लूप से किसी काम को 10 बार करना है तो मैं ज्यादा सोचूंगा ही नहीं। फॉर एक्स इन रेंज 10, अपने आप लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। तो ध्यान रखना ये काउंट नहीं है, ये एक ऐसा तरीका हो गया जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 0 से और ये एक्सक्लूसिव स्टॉप होगा, और जो सीक्वेंस बनेगी उसमें 5 एलिमेंट जरूर आएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक लूप को 10 बार चलाना है तो मैं ज्यादा सोचूंगा ही नहीं, 10 बार चलेगा। हिसाब किताब लगाओगे तो वो सही निकलेगा और 10 बार चलेगा। मुझे लूप चलाना है 6 बार, ये लो। मुझे लूप चलाना है 2 बार। तो इंपॉर्टेंट ये है कितनी बार। अगर साथ में इंपॉर्टेंट ये भी हो कि इतनी बार इन इन एलिमेंट के लिए, तो सोचना पड़ेगा कि फिर कहां से कहां तक का मैं हिसाब किताब बनाऊं यहाँ। ठीक है, चलो अब मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, मुझे 5 का पहाड़ा प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या लिखूं मैं। एप्पल की जगह पर नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, एक्स से कर दे। अब सोचो एक्स की पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, फिर अगली 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और आखिरी 10। तो यहाँ से रेंज फंक्शन जो सीक्वेंस बने वो क्या होनी चाहिए, 1, 2, 3 ऐसे होनी चाहिए अप टू 10। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, सोचो अगर 11 लिख दोगे तो 0 से 10 हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 1, 10 बार चलेगा। और कहां से कहां तक चलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार। सोचो ये प्रोग्राम 3 लाइन का हो गया, वाइल लूप के बिना 21 का था, वाइल लूप के साथ 5 का था, फॉर से 3 का ही हो गया। अब सर लास्ट कॉन्सेप्ट, कि अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंस क्या है, तो शायद आपको, अगर मैं ना पढ़ाऊं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर का, तो कुछ तो लिख के ही आओगे, खाली छोड़कर तो आओगे नहीं कॉपी। बताओ फॉर और वाइल में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, इट इज कंडीशन बेस्ड, इट इज सीक्वेंस। फॉर में सीक्वेंस चलती है, जबकि वाइल लूप में क्या चलती है, कंडीशन। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ये डिफरेंस पाइथन में वैलिड है, सी में नहीं है, क्योंकि सी में फॉर लूप भी कंडीशन पे चलता है। सिर्फ पाइथन की बात हो रही है, ये पाइथन में ये डिफरेंस है, ना कि किसी भी लैंग्वेज में फॉर और वाइल का डिफरेंस होता नहीं। अब आता है सर वाइल मुझे कब यूज करना चाहिए, फॉर मुझे कब यूज करना चाहिए। तो यही आंसर है, अगर आपके पास कोई कंडीशन है और कोई काम बार बार करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो वाइल यूज करना चाहिए। मुझे कोई काम बार बार करना है, कंडीशन है ही नहीं मेरे पास, तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा। सीक्वेंस भी नहीं है तो मजबूरी है, रेंज फंक्शन से बना लो, सीक्वेंस नहीं है तो अब इस बात को मैं एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दिया जा सकता है वो मैं दे रहा हूँ। वाइल का यूज मैं तब करता हूँ जब मुझे नहीं पता होता कि कितनी बार इटरेशन होने हैं। जब मुझे ना पता हो कि मुझे कितनी बार काम करना है तो मुझे वाइल लूप अच्छा लगेगा, क्योंकि वाइल लूप में इनफाइनाइट बनाना आसान है। वाइल में ट्रू डाल दो, बन गया इनफाइनाइट। फॉर में इनफाइनाइट बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट कई बार ऐसा होगा आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि रेंज फंक्शन से सीक्वेंस बनेगी तो स्टार्ट और स्टॉप देना ही पड़ता है, स्टॉप देना ही पड़ता है। ऐसा असंभव है कि सर मैं तो स्टॉप भी नहीं दूंगा, हो सकता है अपने आप कुछ मान ले, नहीं, एक तो कम से कम आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा। और जो एक आर्गुमेंट दोगे वही क्या मान लिया जाएगा, स्टॉप मान लिया जाएगा।
तो फिर इनफाइनाइट तो फिर कभी हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत चैलेंजिंग होगा फॉर लूप को इनफाइनाइट ले जाना। तो अगर वो काम करना है तो व्हाइल लूप सबसे पहले सोचो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर व्हाइल मुझे कब यूज करना चाहिए, इफ वी डू नॉट नो नंबर ऑफ, दूसरा वाला जो डिफरेंस है यही किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा आपको। जब आप खुद से 100-200 प्रोग्राम बना लेते हो यूजिंग लूप, तो ये आपका अपना अनुभव होगा कि मैंने 100 बार जब लूप लाया तो कब मैंने व्हाइल लगाया था और कब मैंने फॉर लगाया था, उसका कंक्लूजन आएगा जो मैंने सेकंड डिफरेंस लिखा हुआ है। ये कोई ऑफिशियल डिफरेंस नहीं है। चलिए आज इतना ही, बाकी अगली क्लास को मिलेंगे, अगले फ्राइडे को मिलेंगे 9 बजे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इफ एल्स के क्वेश्चन भी दूंगा और लूप के क्वेश्चन भी दूंगा। उन दोनों को आप घर पे प्रैक्टिस करिए, 5 दिन होंगे और मुझे सबमिट करिए।